नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसमें से सवाल मतलब कि ऑल इंडिया बार एग्जाम है, उसमें हर बार इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो रिपीटेडली होते हैं। तो अधिकतर कई लोग स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं होता, तो उनकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम की परीक्षा के लिए जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे जो भी वीडियो है आप उन्हें देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने सवालों की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पहले सवाल की कि इसके जनक कौन है। इसके जनक है सर आर्थर हबहाउस। देख सकते हो आप सीपीसी के जनक कौन है। अब बात करते हैं सीपीसी लागू कब हुई। तो आपको बता दूं सीपीसी 1 जनवरी 1909 को लागू हुई। उसके अपन कहते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कहते हैं, लेकिन लागू हुई 1 जनवरी 1909 को, ठीक है। अब बात करते हैं सीपीसी में कितने भाग हैं। तो आपको बता दूं सीपीसी में 2 भाग हैं। पहला भाग में 158 धाराएं हैं, जबकि जो दूसरा भाग है उसमें पहली अनुसूची दे रखी है जिसमें 51 आदेश है और उन 51 आदेश के नियम बता रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है सीपीसी के जनक सर आर्थर हबहाउस है। सीपीसी 1 जनवरी 1909 को लागू हुई है और सीपीसी के 2 भाग है। पहले भाग में 158 धाराएं हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरे भाग में पहले अनुसूची दे रखी है जिसमें 51 आदेश और नियम है उसके। अब बात करते हैं कि धन संबंधी अधिकारिता के बारे में कहाँ बताया गया है। तो आपको बता दो पहले भाग में जो 158 धारा है उससे रिलेटेड सवाल है। धन संबंधी अधिकारिता के बारे में धारा 6 में बता रखा है, सेक्शन 6 में बता रखा है। अगला सवाल है अपना रेस जुडिकाटा, प्राण न्याय या पूर्व न्याय जिसको अपन बोलते हैं। हर बार सवाल पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जो रेस जुडिकाटा है, प्राण न्याय है, उससे किस धारा में बता रखा है। तो धारा 11 में 11 में रेस जुडिकाटा बता रखा है, पूर्व न्याय का सिद्धांत, ठीक है। बर्डन ऑफ सूट, अतिरिक्त वाद का वर्जन कहाँ बता रखा है। सेक्शन 12 में आपको बता रखना है, धारा 12 में अतिरिक्त वाद का वर्जन बता रखा है। शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति के शरीर या उसकी संपत्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई झूठा दावा पेश करके उसके लिए है, तो वो वापस किसके तहत प्रतिकार की मांग कर सकता है। वह धारा 19, ठीक है। अधिकारिता के बारे में बता रखा है धारा 21 में, धारा 21 में अधिकारिता के बारे में बता रखा है, ठीक है। बढ़ते हैं अपन। अब बता रहे हैं कि निर्णय और डिग्री कहाँ बता रखी है। तो धारा 33 में निर्णय और डिग्री के बारे में बता रखा है। वहीं अगर ब्याज के बारे में पूछा जाता है तो धारा 34 में ब्याज के बारे में बता रखा है और खर्चों के बारे में बता रखा है धारा 35 में। निर्णय और डिग्री धारा 33 में डिफाइन है, ब्याज के बारे में धारा 34 डिफाइन है और खर्चे जो है वो धारा 35 में डिफाइन है, ठीक है। इसलिए याद हो जाएगा आपको। अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति किसी को झूठा या तंग करने वाले अगर सिविल न्यायालय में कोई दावे आते हैं तो उसके तहत किस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो सेक्शन है वो धारा 35A के तहत, ठीक है। अगर झूठे या तंग करने वाले दावे आते हैं तो धारा 35A के तहत उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब आता है डिग्री का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ डिग्री, धारा 39 के तहत। भारत के बाहर डिग्री का निष्पादन कहाँ डिफाइन है। धारा 45 के अंदर। अंतरिक्ष की परिभाषा, अंतरिक्ष के बारे में कहाँ बता रखा है। धारा 49 में। विधिक प्रतिनिधि, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसके बारे में धारा 50 में बता रखा है, ठीक है। सीपीसी में सिविल प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी निरोध धारा 55 में बता रखा है और जीवन निर्वाह भत्ता के बारे में धारा 57 में बता रखा है, ठीक है। ध्यान रखना। क्रेता के हक के बारे में कहाँ बता रखा है, कहाँ डिफाइन है ये। सेक्शन 65 में। कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति कहाँ डिफाइन है। सेक्शन 75 में, धारा 75 में। गिरफ्तारी और स्वयं उपसंजति से छूट, स्वयं की उपस्थिति से छूट कहाँ डिफाइन है। सेक्शन 81 में, 81 में। अंतराभिवाची इंटरप्लेडर सूट, आपको पता है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिविल जज के सवालों में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो फिलहाल तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि धारा 88 जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके सेक्शन 88 में इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट
जो सिविल मामले चलते हैं उसके बाहर अगर कोई अपने विवाद का निपटारा करना चाहता है तो वो कौन से सेक्शन में डिफाइन है? वो डिफाइन है 89 में। कौन से में? 89 में वह कोर्ट के बाहर अपना मामला सुलझा सकता है। और इंटरप्लेडर सूट के बारे में कहाँ बता रखा है? 88 में। अंतराभिवाचनीय वाद, इंटरप्लेडर सूट, ठीक है। अब आती है अनुपूर्वक कार्यवाहियां, कहाँ डिफाइन है? 94 में, ठीक है। मूल डिग्री की अपील कौन से सेक्शन में है? 96 में। द्वितीय अपील कहाँ हो सकती है? द्वितीय अपील के बारे में कौन सा सेक्शन बता रखा है? 100। द्वितीय अपील 100, मूल डिग्री की अपील 96। उच्चतम न्यायालयों में अपीलें कहाँ डिफाइन है? 109, 109। निर्देश के बारे में बता रखा है धारा 113 में। पुनर्विलोकन के बारे में बता रखा है धारा 114 में। और वहीं अपन बात करें पुनर्निरीक्षण की तो बता रखा है धारा 115 में, ठीक है। अब बात करते हैं आदेशों और सूचनाओं का लिखित होना, ये कहाँ परिभाषित? तो ये परिभाषित है 142 सेक्शन धारा 142 में डिफाइन है। समय का बढ़ाया जाना धारा 148 में। और यही बात आती है केवियट के बारे में जो कि डिफाइन है 148 के ए में, ठीक है। अब एक बार सवाल ये भी आता है कि केवियट दायर करने की जो समय अवधि होती है वो क्या रहती है? तो वो रहती है 90 डेज, 90 दिन की इसकी समय अवधि होती है, ठीक है। अब कुछ धाराओं को हटा दिया गया है, वो धाराएं कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। धारा 48 को हटा दिया गया है, धारा 66 को हटा दिया गया है, धारा 68 से लेकर 72 जो धारा है उनको भी हटा दिया गया है। धारा 110 से लेकर 111 और 111 क को भी हटा दिया गया है। 154 से लेकर 156 तक को भी हटा दिया गया है। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें अपन को पता नहीं रहता और अपन टिक कर जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है धारा 48, 66, 68, 72, 110, 111, 111 क और 154 और 156 जितनी भी धाराएं हैं 168, 169, 170, 171, 172, यहाँ ध्यान रखें आप 68 से लेकर 72, 68, 69, 70, 71, 72 ये सारी धाराएं हटा दी गई है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले, अब बढ़ते हैं अपने आदेशों की तरफ। कौन सा आदेश महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछे जाते हैं? अगर ये पूछा जाए कि वाद के पक्षकार से संबंधित मामला आदेश कहाँ डिफाइन है तो वो डिफाइन है आदेश फर्स्ट में। वाद की विवेचना डिफाइन है आदेश 2 में। समनों का निकाला जाना और उनकी तामील आदेश 5 में। अभिवचन और वाद पत्र, अभिवचन का बारे में बता रखा है आदेश 7 में और वाद पत्र के बारे में बता रखा है अभिवचन के बारे में बता रखा है 6 में। अभिवचन जो कहाँ डिफाइन है वो है 6 में और जो वाद पत्र डिफाइन है वो है 7 में। लिखित कथन, मुजरा परतावा, लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम ये कहाँ डिफाइन है तो ये है आदेश 8 में। पक्षकारों की उपस्थिति के बारे में बता रखा है आदेश 9 में। साक्षियों को सम्मन करना और उनकी हाजिरी के बारे में बता रखा है आदेश 16 में। वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में बताया गया 18 में, आदेश 18 में। निर्णय और डिग्री और खर्चों, निर्णय और डिग्री के बारे में बता रखा है आदेश 20 में। खर्चों के बारे में बता रखा है आदेश 20 क में। जहां पक्षकारों की मृत्यु या उनका विवाह या दिवालियापन हो जाते हैं तो वहां कौन से आदेश में बता रखा है वो 22 में। सिविल प्रक्रिया संहिता में कई बार ऐसा होता है कि किसी वाद के चलते के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है या उसका विवाह हो जाता है या दिवालियापन हो जाता है तो आदेश 22 के तहत अंतर्गत उसमें कार्यवाही की जाती है, ठीक है। अब आदेश 26 में बता रखा है कमीशन के बारे में। न्यायालय किस आदेश के तहत कमीशन जारी कर सकती है तो वह आदेश 26 के तहत। अवेस्ट जो माइनर या विकृत जो अनसाउंड माइंड है व्यक्ति द्वारा उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है वो है आदेश 32 में। गरीब व्यक्तियों द्वारा वाद लाया जा सकता है आदेश 33 में। ऐसा डिफाइन है कोई निर्धन व्यक्ति है उसको कहाँ डिफाइन कर रखा है कि वो वाद ला सकता है तो धारा 33 में, आदेश 33 में, ठीक है। अंतराभिवाची इंटरप्लेडर सूट वो आपने देखा सेक्शन 88 में उसको डिफाइन कर रखा है। यहाँ उसको आदेश 35 में डिफाइन कर रखा है अंतराभिवाची इंटरप्लेडर सूट को, ठीक है। अब पूछ रहा है आदेश 37 कहाँ, मतलब जो संक्षिप्त प्रक्रिया जो सबरी ट्रायल सूट होते हैं उनको कहाँ डिफाइन कर रखा है तो आदेश 37 में। अस्थायी आदेश जो इंजेक्शन होते हैं उसको कहाँ डिफाइन कर रखा है 39 में। रिसीवरों की नियुक्ति के बारे में कहाँ बता रखा है
40 आदेश 40 में आदेशों की अपील कौन से में दे रखी है? आदेश 43 में अपन आदेशों की अपील कर सकते हैं। निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें कौन से आदेश के तहत की जा सकती है? तो 44, ठीक है। उच्चतम न्यायालयों में अपीलें अपन कौन से सेक्शन के तहत कर सकते हैं? 45, ठीक है। अब बात आती है निर्देश और पुनर्विलोकन की, जो कि निर्देश 46 में डिफाइन है और पुनर्विलोकन 47 में डिफाइन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन आ गए हैं। कई सवाल ऐसे हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको और श्योर करना है तो कृपया आप जो ओल्ड पेपर क्वेश्चन सीरीज जो मैंने अपनी वीडियो में डाल रखी है, आप एक बार उसका अवलोकन जरूर करें। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वहां से भी रिपीटेडली होते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने मोस्टली आपकी हेल्प के लिए मोस्ट रिलेवेंट बनाए हैं। आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और ये काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं फिलहाल अभी इसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे जो मोस्ट क्वेश्चन है उनकी वीडियोस इस पे लगातार अपलोड करते जा रहा हूँ, ताकि ये आपके लिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आसानी हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, आप रिलेवेंट एक्ट है, जो मोस्ट रिलेवेंट एक्ट है, जो अधिक नंबरों के एक्ट है, उनको आप अपने साथ पेयर एक्ट को अपने साथ लेकर आप जा सकते हो वहाँ पर, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।